नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का परिहार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर। देखिए दोस्तों, रीट के अंदर जो है हमें 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना। उसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और संस्कृत होता है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उसमें से हमें 2 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं और 2 सब्जेक्ट हमें लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों लगभग अभ्यर्थी जो है वो हिंदी तो लेते ही हैं और पीछे बचता है इंग्लिश और संस्कृत। जिनका इंग्लिश लिटरेचर है वो लगभग इंग्लिश लेते हैं, बाकी सभी विद्यार्थी हैं जो संस्कृत लेते ही हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि 10th पढ़ने के बाद में हमें संस्कृत पढ़ने को नहीं मिलता है। और 10th के अंदर भी जो है कई सारे गुरुजन ऐसे होते हैं जो हमें संस्कृत पढ़ाते नहीं हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों में तो यही स्थिति है कि वहाँ संस्कृत के टीचर ही अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर संस्कृत जो है इतने अच्छे से वहाँ कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि हिंदी वाला टीचर जो होता है वो संस्कृत पढ़ाता है और संस्कृत का टीचर होता है वो हिंदी पढ़ाता है, ठीक है ना। तो संस्कृत के टीचर इतने अवेलेबल होते नहीं हैं, और जो अवेलेबल होते हैं वो इतने अच्छे से संस्कृत पढ़ाते नहीं हैं। तो 10th तक भी ये स्थिति होती है कि हमें अच्छे से संस्कृत पता होती नहीं है, और 10th के बाद में हम बिल्कुल पढ़ते नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हमारे वो पढ़ने में कभी आती नहीं है। और अब जाके जो है रीट पात्रता के अंदर ये समस्या आ जाती है कि हमें 30 नंबर की यहाँ पर संस्कृत पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो संस्कृत हमें जो है यहाँ पर पढ़नी होती हैं। अब आपने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है अच्छे से, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपके जो हैं नंबर कटने की संभावना रहती है। और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि संस्कृत को आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके जो 30 में से 30 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल सकें, उसमें से आपका जो है नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपके नंबर पूरे के पूरे आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो है संस्कृत वाले जो स्पेशल अभ्यर्थी है ना, वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पात्रता क्लियर करनी है, तो यहाँ पर आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि आपको संस्कृत किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और कैसे आप संस्कृत को कवर करके 30 में से 30 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर जो है लगभग अभ्यर्थी हिंदी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट लेते हैं। जिनका इंग्लिश लिटरेचर रह चुका है वो इंग्लिश लेते हैं, ठीक है ना। बाकी हिंदी और संस्कृत लोग लेते हैं। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं कि पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पर हिंदी लेकर चल रहे हैं, दूसरा यहाँ पर हम संस्कृत को मान के चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपकी लैंग्वेज कोई भी रह सकती है, चाहे आपने वहाँ पर लैंग्वेज में फर्स्ट संस्कृत को चुन लिया हो, सेकंड आपने हिंदी को चुना हो, या फिर आपने फर्स्ट हिंदी को चुना हो और सेकंड संस्कृत को चुना हो, ठीक है। और बाकी रही बात इंग्लिश और संस्कृत की, तो ये लगभग अभ्यर्थी लेते नहीं हैं, क्योंकि इनका जो है कॉम्बिनेशन होता नहीं है और ये अलग पड़ जाता है। तो जो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं वो लगभग हिंदी लेते हैं और पीछे इंग्लिश और अपने हिंदी और संस्कृत बच जाता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हम हिंदी को समझ रहे हैं और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम संस्कृत को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपने कोई सा भी लैंग्वेज चूज़ किया हो, आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा और किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हिंदी के जो टॉपिक है ना, वहीं के वहीं सिमिलर टॉपिक आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई कई चीज़ें होगी जो आपको अलग से देखने को मिलेगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको सिमिलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, इसमें हिंदी में जो है आपको संधि, समास, उपसर्ग, अव्यय, वचन, लिंग, लकार है, कारक है, इत्यादि जो है आपने हिंदी के अंदर पढ़े हैं, और वही चीज़ें आपको संस्कृत के अंदर रिपीट होगी और वही आपको पढ़नी पड़ेगी। बस बात यही है कि इसमें कुछ नियम कानून कायदे अलग है थोड़े से, वो आपको ध्यान रखने हैं और उनको आपको रटना पड़ेगा, तो उससे आपके जो है अच्छे से अच्छे नंबर कवर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संस्कृत की बात कर रहे हैं हम, तो संस्कृत में आपके देखो दोस्तों संधि हैं, समास हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, कारक हैं, अशुद्धि संशोधन है, वाच्य परिवर्तन है, लिंग है, वचन है, लकार है, समय ज्ञान, छंद, अलंकार, सुक्तियाँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे टॉपिक जो है आपके इसमें संस्कृत में है। इसके साथ में आपके माहेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो उच्चारण स्थान है, माहेश्वर सूत्र है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर संस्कृत में आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि आप संस्कृत की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बेसिक से इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। आपको बेस इसका अच्छा करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, और इसमें जो है आपको ये ढूंढना है कि इसमें नंबर आपके कहाँ से कवर हो रहे हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से
कवर हो रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये जान लिया कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस टॉपिक से आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है अच्छे से नंबर कवर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप महेश्वर सूत्र आपको अच्छे से कवर कर लेने चाहिए। महेश्वर सूत्रों में दोस्तों क्या है कि 14 महेश्वर सूत्र हैं, उनको आप क्या कीजिए कि एक फाइल लीजिए या एक कोई आप ब्लैंक डायरी ले लीजिए। उसमें क्या कीजिए, जितने भी संस्कृत के सूत्र हैं ना, महेश्वर सूत्र हो गए, 14 महेश्वर सूत्र हैं वो, और उच्चारण स्थान के जितने भी सूत्र हैं जिसमें उच्चारण स्थान वाले सूत्र, संधि वाले सूत्र हो गए, समास वाले सूत्र हो गए, कारक वाले सूत्र हो गए, प्रत्यय वाले जितने भी हैं ट्रिक्स हैं वो हो गई। ये सब चीज़ें आपको जो है एक नोटबुक में उतार लेनी है और उनको बार बार आपको रटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि महेश्वर सूत्र हैं वो हो गए अ ई उण रिल रिक एओंग एवच हय वरट लण जब गड़दस गड़दस खपय खपत खपत चटतव कपय सस्सर हल। इस प्रकार से जो है 14 महेश्वर सूत्र हैं, ये आपको अच्छे से कवर करने चाहिए। देखिए मेरा संस्कृत सब्जेक्ट रह चुका है, इसलिए मैं आपको संस्कृत में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि आप संस्कृत को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको 14 महेश्वर सूत्र रटने चाहिए और यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कि इसमें से महेश्वर सूत्र कौन सा है या इनका सीरियल क्रमांक कौन सा रहेगा, ऐसे भी प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। तो आपको जो है इनका क्रम और ये आपको बिल्कुल रट लेने चाहिए। ठीक है, साथ में ही महेश्वर सूत्रों के अंदर कुछ बातें हैं, जिससे कि कौन सा वर्ण 2 बार रिपीट हुआ है, कौन से वर्ण का जो है यहाँ पर लोप हुआ है। ठीक है, कितने वर्ण जो हैं यहाँ पर अच्छ संधि से संबंधित है, कितने व्यंजन वर्ण हैं, ये चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात रहती है आगे उच्चारण स्थान के बारे में। तो उच्चारण स्थान में भी कई सारे सूत्र हैं इसके अंदर। अगर वो सूत्र आपने याद कर लिए ना, तो बिल्कुल मान के चलिए कि आपने आसानी से जो है आप इस चीज़ को बड़े ही आसानी से कवर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के अंदर ही समझा देता हूँ कि सिलेबस जो है वो किस प्रकार से रहेगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए ये अपना सिलेबस है संस्कृत का। तो इसमें देखिए दोस्तों शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए। ठीक है, हम बात कर रहे थे उच्चारण स्थान की। ठीक है, तो उच्चारण स्थान में आपको बात करें अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, इचोयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता। ठीक है, उपपद्यानाम ओष्ठो। ठीक है, उदोतो कंठ तालु, एदोतो कंठोष्टम। ये चीज़ें जो हैं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए आपके, बिल्कुल आपको जो है मुंह पर आनी चाहिए। और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका प्रश्न बन गया कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको सीधा याद होना चाहिए मुंह पे कि अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, यानी कि जो है ह वर्ण वो आपके कंठ में आता है। आपको पूछ लिया जाए कि अगर च वर्ण का जो कौन सा स्थान है, तो आपको आना चाहिए कि इचो यसानाम तालु। तो ऐसे आपके जो है मुँह पर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये सूत्र आपके मुंह पर इस प्रकार से आनी चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपके जो है मस्तिष्क में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर घूमनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेने चाहिए। और अब बात करें आगे शब्द रूप धातु रूप की। तो शब्द रूप धातु रूप आपने उस समय पढ़े होंगे, हालांकि आपको याद नहीं होंगे, फिर भी आपको जो है आपके पास काफ़ी समय पड़ा है। तो राम शब्द का हो गया, फल शब्द का हो गया, मति शब्द का हो गया, हरि का हो गया, रमा का हो गया, वारी का हो गया। ये चीज़ें जो हैं कुछ कुछ जो विशेष हैं, अस्मद हो गया, युष्मद हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको तद का हो गया, ये आपको जो है विशेष तौर से रट लेने चाहिए। ठीक है, रोज़ इनका रिवीजन करें, बार बार अभ्यास करें इनका, इससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही रहे धातु रूप, उसमें पट का हो गया, भू का हो गया, एद का हो गया, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साथ ही कारक के जितने भी सूत्र हैं वो आप अच्छे से रट लें, बार बार उनको लिखें और बार बार उनका अभ्यास करें। जितने भी सूत्र हैं एक कॉपी पर उतार दें और उनका बार बार अभ्यास करें। ठीक है, उससे आपको जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो है विशेष तौर से जितने भी कारकों के अंदर टॉपिक है, जिसके अंदर आपको विशेष टॉपिक दे रखे हैं कि उन पदों में जो है ये विभक्ति लगेगी। तो कारकों में जो है विशेष तौर से टॉपिक दे रखे हैं कि उनमें से जो है इन पदों में यहाँ पर ये विभक्ति लगेगी। तो ये भी चीज़ें आपको कारकों में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में उपसर्ग हो गए, तो उपसर्ग तो वही है जो हिंदी में है 22 उपसर्ग। उसके बाद में प्रत्यय हो गए, तो प्रत्यय काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें प्रत्यय का विशेष ध्यान रखें, यहाँ से काफ़ी अभ्यर्थियों के जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं।
तो पढ़ते थोड़ा इसमें से टेढ़ा है, वो आप अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करके इसको अच्छे से क्लियर कर लें। संधि आप शुरू से पढ़ी हैं, कई सूत्र हैं संधि के, वो भी आपको पढ़ने चाहिए, अच्छे से क्लियर करने चाहिए। सर्वनाम आपको पढ़ने हैं, समास आपको पढ़ना है, ठीक है। जो हिंदी में समास हैं वही लगभग इसमें भी उसी प्रकार से समास हैं। कुछ सूत्र हैं जो आपको अच्छे से देखने चाहिए। साथ ही दोस्तों वचन, लिंग, काल ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और बाकी बात करें दोस्तों इसमें तो मास्य सूत्र बता दिया मैंने आपको, उच्चारण स्थान बता दिया मैंने आपको कि किस प्रकार से इनको जो है आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। संख्या ज्ञान आपको दोस्तों क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपको संख्या ज्ञान भी पूछा जाएगा कि एक वर्ड दे देंगे आपको या एक कोई भी संख्या दे देंगे आपको, जैसे कि आपको 70 दे दिया या ठीक है 120 दे दिया या 520 दे दिया, और पूछेंगे आपको कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। तो संख्या ज्ञान भी आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों संस्कृत अनुवाद दे देंगे आपको, वाच्य परिवर्तन देंगे आपको लट लकार के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ भविष्यकाल के अंदर ही आपको जो है लट लकार के अंदर ही वाच्य परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर करना है आपको। साथ ही संस्कृत अनुवाद आपको देखना पड़ेगा। देखिए जब आप कारक पढ़ेंगे ना तो कारक में संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, ठीक है, और अशुद्धि संशोधन ये आपके वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न निर्माण ये सभी चीज़ें जो हैं कारकों के अंदर ही आपके क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कारक आपके अच्छे हो गए ना तो आपके संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन ये सभी आपके जो है कारकों के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। पीछे बचता है दोस्तों आपके लिए, वो बचता है संस्कृत की सूक्तियाँ। संस्कृत की सूक्तियाँ ये साहित्यिक मैटर है थोड़ा, ठीक है। उसमें कुछ एक सूक्तियाँ हैं, लगभग होगी दोस्तों 50 या 100 के आसपास जो सूक्तियाँ हैं, ये आप एक पेज उतार दें और डेली इनको रटें, ठीक है। इससे जो है आपकी सूक्तियाँ अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ से भी लगभग 2-1 प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो सूक्तियों को भी आप अच्छे से देख ले। अब दोस्तों बात रहती है संस्कृत के शिक्षण वीडियो की, ठीक है। सूक्तियाँ आपने देख ली, अब संस्कृत के शिक्षण वीडियो की, यानी कि 15 नंबर की आपको ग्रामर मिलेगी, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे और 15 क्वेश्चन ही आपके इसके आएंगे शिक्षण वीडियो के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। रीट के अंदर अभ्यर्थी क्या करते हैं, मैं बस बात यहीं पे कर रहा था आपके, ठीक है ना। और हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि अधिकतर दोस्त क्या करते हैं कि रीट के अंदर हिंदी को और संस्कृत की सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पढ़ते हैं, वो टीचिंग मेथड को हाथ ही नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर टीचिंग मेथड का बहुत बड़ा रोल है। देखो ये आप मान के चलिए कि 15 नंबर की हिंदी की टीचिंग मेथड हो गई, 15 नंबर की संस्कृत की टीचिंग मेथड हो गई, और पीछे बची 10 नंबर की जो है वो आ जाती है एसएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लगभग 40 नंबर का आप मान के चलिए टीचिंग मेथड वाला मैटर है। तो इसको आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। टीचिंग मेथड आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 नंबर की टीचिंग मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। और टीचिंग मेथड आपके हिंदी और संस्कृत की लगभग सेम है, तो आप अगर हिंदी की सही कर लेते अच्छी कर लेते हैं तो संस्कृत की आपकी यूँ ही तैयार हो जाएगी। जब आप संस्कृत की बढ़िया पढ़ लेते हैं तो हिंदी की आपकी यूँ ही तैयार हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षण के अंदर जो है आपके भाषा कौशल पढ़ने हैं आपको, ठीक है। चारों जितने भी अपने भाषा कौशल हैं वो पढ़ने हैं। संस्कृत अध्यापन में जो अधिगम सामग्री हैं वो, पाठ्य पुस्तक हैं वो, और संप्रेषण साधन। इसी के साथ दोस्तों संस्कृत शिक्षण में जो है मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक और लिखित प्रकार के प्रश्न, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी है। तो 15 नंबर की हो गई संस्कृत ग्रामर और 15 नंबर की हो गई आपके संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इसको इस प्रकार से तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपकी संस्कृत तैयार हो जाएगी। और विशेष तौर से संस्कृत से आप अगर आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको रीट से संबंधित जितने भी जानकारी हैं वो मिलेगी, और साथ ही मैं आपको संस्कृत पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि संस्कृत में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। संस्कृत की यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रीट की प्रत्येक क्लासें आएगी, संस्कृत की आपको प्रत्येक क्लास मिलेगी जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपकी संस्कृत जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो संस्कृत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही बेल का आइकन है उसको दबा देना ताकि कोई भी हमारी नई नोटिफिकेशन आए, कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।